अरबी साहित्य का हेडिंग दे दीजिए, अरबी साहित्य लिखिए। अरबी साहित्य के अंतर्गत, अरबी साहित्य का हेडिंग दे दीजिए आप लोग बच्चों जो है, और आगे लिखिए अरबी साहित्य के अंतर्गत क्रमशः 3 यात्रियों, अरबी साहित्य के अंतर्गत क्रमशः 3 यात्रियों सुलेमान, अल मसूदी तथा अल बरूनी की चर्चा की जाती है। सुलेमान, अल मसूदी तथा अल बरूनी की चर्चा की जाती है। हेडिंग दे दीजिए सुलेमान, सुलेमान की हेडिंग दे दीजिए। लिखिए सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था। यह सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था। यह गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के, यह गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के राजनीतिक सामाजिक और, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक दशाओं का वर्णन करते हैं। राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक दशाओं का वर्णन करते हैं। हेडिंग दे दीजिए अल मसूदी। लिखिए अगला हेडिंग है बच्चों अल मसूदी, उसमें लिखिए अल मसूदी बगदाद का यात्री था। अल मसूदी बगदाद का यात्री था। यह 10वीं शताब्दी में भारत आए थे। ये 10वीं शताब्दी में भारत आए थे। फुल स्टॉप। इनके द्वारा भी, इनके द्वारा कीजिए, इनके द्वारा गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के, इनके द्वारा गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के समय काल के राजनीतिक सामाजिक एवं, गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के समय काल के राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का वर्णन मिलता है। राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का वर्णन मिलता है। हेडिंग दे दीजिए अल बरूनी। अल बरूनी देखिए भारत आने वाले अरब यात्रियों में, भारत आने वाले अरब यात्रियों में अल बरूनी का नाम, भारत आने वाले अरब यात्रियों में अल बरूनी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। अल बरूनी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। फुल स्टॉप। यह 11वीं शताब्दी में, यह 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। यह 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। फुल स्टॉप। इनके द्वारा, इनके द्वारा तहकीके हिंद, इनके द्वारा तहकीके हिंद नामक पुस्तक की रचना किया गया था। इनके द्वारा तहकीके हिंद नामक पुस्तक की रचना किया गया था। फुल स्टॉप। इस पुस्तक में भारत के ज्ञान विज्ञान, तहकीके हिंद नामक पुस्तक की रचना किया गया था। फुल स्टॉप। इस पुस्तक में भारत के ज्ञान विज्ञान एवं, भारत के ज्ञान विज्ञान एवं आध्यात्मिक प्रगति, ज्ञान विज्ञान एवं आध्यात्मिक प्रगति की चर्चा किया गया है। ज्ञान विज्ञान एवं आध्यात्मिक प्रगति की चर्चा किया गया है। हेडिंग दे दीजिए मध्यकालीन साहित्य। मध्यकालीन साहित्य लिखिए मध्यकालीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य को क्रमशः 2 भागों में, मध्यकालीन साहित्य को क्रमशः 2 भागों में डैश देकर के फारसी साहित्य एवं, फारसी साहित्य एवं मध्यकालीन विदेशी यात्री, फारसी साहित्य एवं मध्यकालीन विदेशी यात्री में विभाजित कर, में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। हेडिंग दे दीजिए फारसी साहित्य। हेडिंग दे दीजिए फारसी साहित्य। देखिए फारसी साहित्य को सल्तनत कालीन साहित्य एवं, फारसी साहित्य को सल्तनत कालीन साहित्य एवं मुगल कालीन साहित्य में विभाजित किया जाता है। फारसी साहित्य को सल्तनत कालीन साहित्य एवं मुगल कालीन साहित्य में विभाजित किया जाता है। फुल स्टॉप। सल्तनत कालीन साहित्य में, सल्तनत कालीन साहित्य में फिरदौसी का शाहनामा, फिरदौसी का शाहनामा ब्रैकेट में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ब्रैकेट में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ब्रैकेट क्लोज। कॉमा मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज की तबकाते नासिरी, मिनहाज सिराज की तबकाते नासिरी महत्वपूर्ण, तबकाते नासिरी गुलाम वंश के इतिहास हेतु, तबकाते नासिरी गुलाम वंश के इतिहास हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाता है। गुलाम वंश के इतिहास हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाता है। नेक्स्ट मिनहाज, मिनहाज सिराज
नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में संरक्षण पाते थे। मिनहाज सिराज नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में संरक्षण पाते थे। नेक्स्ट, आमिर खुसरो ने अनेक ग्रंथों की रचना किया। आमिर खुसरो ने अनेक ग्रंथों की रचना किया और इन्हें तोता ए हिंद और इन्हें आमिर खुसरो को तोताए हिंद और इन्हें तोताए हिंद की उपाधि भी दिया जाता है। तोताए हिंद की उपाधि भी दिया जाता है। हेडिंग दे दीजिए बच्चों, मुगल कालीन साहित्य। अगला जो हेडिंग है, मुगल कालीन साहित्य। लिखिए, मुगल कालीन फारसी साहित्य के अंतर्गत मुगल कालीन फारसी साहित्य के अंतर्गत मुगल कालीन फारसी साहित्य के अंतर्गत बाबरनामा, मुगल कालीन फारसी साहित्य के अंतर्गत बाबरनामा, हुमायूंनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा तथा अकबरनामा को शामिल किया जाता है। बाबरनामा, हुमायूंनामा तथा अकबरनामा को शामिल किया जाता है। फुल स्टॉप। बाबरनामा ग्रंथ की रचना बाबरनामा ग्रंथ की रचना बाबरनामा ग्रंथ की रचना बाबर ने तुजुके बाबरी नामक तुर्की भाषा तुजुके बाबरी नामक तुर्की भाषा में किया था, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा के द्वारा किया गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा ग्रंथ की रचना किया। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा ग्रंथ की रचना किया, जबकि अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना किया था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना किया था। अब बच्चों लास्ट हेडिंग है, दे दीजिए मध्यकालीन विदेशी यात्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्यकालीन विदेशी यात्री। लिखिए, मध्यकालीन विदेशी यात्रियों में मार्को पोलो, मध्यकालीन विदेशी यात्रियों में मार्को पोलो, इब्न बतूता और अब्दुल रज्जाक। मार्को पोलो, इब्न बतूता और अब्दुल रज्जाक जैसे यात्रियों के नाम प्रमुख हैं। हेडिंग दे दीजिए मार्को पोलो। लिखिए, यह वेनिस का यात्री था। मार्को पोलो यह वेनिस का यात्री था। फुल स्टॉप। यह वेनिस का यात्री था तथा सल्तनत काल में केरल में मारवर्मन कुलशेखर के समय में आए थे। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश में भी कुछ समय रहे। उसके पश्चात चीन चले गए तथा मध्य एशिया के समरकंद की भी यात्रा किया था। इन्होंने काकतीय वंश के बारे में अपने यात्रा संस्मरण में चर्चा किया था। अगला बच्चों हेडिंग है इब्न बतूता। लिखिए, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा था। फुल स्टॉप। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा था तथा तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। फुल स्टॉप। इब्न बतूता ने रेहला नामक ग्रंथ की रचना किया तथा बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के दूत मंडल के साथ चीन भी गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दूत मंडल के साथ चीन भी गया था।
चलिए बेटा मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूं। क्या नाम है? जफीर आलम विशाल। ठीक है बेटा मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूं। अगला हेडिंग देना है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक लिखिए। यह ईरानी राजदूत था। यह ईरानी राजदूत था तथा विजयनगर काल के यह ईरानी राजदूत था तथा विजयनगर काल के शासक विजयनगर काल के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। देवराय द्वितीय के दरबार में आया था तथा विजयनगर की राजधानी हम्पी को दुनिया का सबसे सुंदर और समृद्ध शहर बताया था। तथा विजयनगर के शासक हम्पी को दुनिया का सबसे सुंदर और समृद्ध शहर बताया था। नेक्स्ट, डुआर्टो बारबोसा। डुआर्टो बारबोसा लिखिए। डुआर्टो बारबोसा यह पुर्तगाली यात्री थे। यह पुर्तगाली यात्री थे तथा विजयनगर साम्राज्य और गुजरात का भ्रमण किया था। फुल स्टॉप। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के बारे में इन्होंने कहा था कि गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के बारे में इन्होंने कहा था कि वह सर्प विष लेता था। हेडिंग दे दीजिए विलियम हॉकिंस और टॉमस रो। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो लिखिए। दोनों ब्रिटिश यात्री थे और जहांगीर के दरबार में आए थे। दोनों ब्रिटिश यात्री थे और जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को अपने साम्राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने को स्थापित करने की जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने को स्थापित करने की सहमति नहीं दिया था। परंतु सर टॉमस रो को उन्होंने अनुमति दिया था। एक मेंस का प्रश्न लिख लीजिए और उसका कहिए तो मैं मॉडल आंसर लिखवा देता हूं। प्रश्न है बच्चों, ये मेंस का क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। What was the significance of ancient Indian history literary sources? What was the significance of literary sources in context of ancient Indian history? Critically analyze. अब बच्चों महत्व तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब उत्तर लेखन कला को समझना है कि क्या है। यदि उत्तर लेखन कला को समझेंगे तभी एक बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। तो महत्व को आप बताइए कौन कौन सा महत्व है। साहित्यिक स्रोतों का राजनीतिक संदर्भ में क्या महत्व है, सामाजिक संदर्भ में क्या महत्व है, आर्थिक संदर्भ में क्या महत्व है, धार्मिक सांस्कृतिक संदर्भ में क्या महत्व है। इसके बाद क्या करना है, साहित्यिक स्रोतों की कमियां बता देना है। कमियां बता देंगे तो इसी के साथ क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। जैसे कि वैदिक साहित्य से क्या पता चलता है, वैदिक साहित्य से आर्यों के कबीलाई राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना पर प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन राज व्यवस्था और उनके प्रशासन पर प्रकाश पड़ता है। मेगस्थनीज की इंडिका से मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन पर प्रकाश पड़ता है। सामाजिक दशा में फिर से मेगस्थनीज की इंडिका बता दीजिए। मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है, परंतु कहीं भी दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। हाँ बेटा, ममता मैं आपका मैसेज देख रहा हूं, सबका मैसेज देख रहा हूं बेटा जो है। आप लोग मुझे ये बताइए कि इसका मॉडल आंसर मैं लिखवाऊं या आप लोग लिख लेंगे। मॉडल आंसर से क्या होता है कि कैसे एग्जाम में आंसर लिखना है इसकी समझ आपको हो जाती है। मतलब एक
पूरा रेडीमेड आंसर होता है। अगर बेटा आप लिख सकते हैं तो हम लोग पूरा तात्विक स्रोत की तरफ बढ़ जाएं। तो हाँ बेटा, क्या डाउट है बताइए। जो है अमनदीप नाम है, लिखवा दें। डीएमपी क्या होता है? डेली मेंस। तो ये डेली मेंस प्रैक्टिस ही है बेटा जो है। तो चलिए एक आध आप लोग थोड़े से इमेच्योर हैं आंसर राइटिंग में। तो आइए बच्चों, जो है उत्तर लेखन कला में क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तर लेखन कला में जो है, यदि हम लोग उत्तर लेखन कला की बात करें, तो उत्तर लेखन कला में बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सबको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वैसे ही क्या है, वैसे ही उत्तर लेखन में छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखेंगे तब जाके परफेक्ट आंसर बनेगा। तो पहला मुद्दा उत्तर लेखन कला में प्रस्तावना और निष्कर्ष की समझ है। प्रस्तावना और निष्कर्ष की समझ कैसी है आपकी। दूसरा जो है वो प्रस्तुतिकरण शैली है। आप प्रस्तुतिकरण शैली कैसी दे रहे हैं। अगला जो है भाषागत शैली है, कि उत्तर में आपकी भाषा कैसी है। अगला जो है उत्तर संरचना है। अगला जो है अंतर विषयक दृष्टिकोण है। अगला जो है तार्किक विविधता और ठोस उदाहरण, ये आपके उत्तर में होना चाहिए। अगला जो है जहां आवश्यक हो वहां मैप ड्रॉ करें, मैप बनाएं। तो एक फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो वहीं से झलक मिल जाता है उत्तर का। तो प्रस्तावना बहुत ही संगठित और टू द पॉइंट होना चाहिए। निष्कर्ष बच्चों जो है, इसमें रचनात्मकता होनी चाहिए, थोड़ा सा नयापन होना चाहिए। वो जो रटा रटाया निष्कर्ष होता है, इस प्रकार हम निष्कर्षता देखते हैं कि अशोक महान थे, इस प्रकार हम निष्कर्षता देखते हैं कि गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन महान था। इन सबसे अब ऊपर उठिए, ये बीए वाली क्लास नहीं है, बीए वाला उत्तर आप नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण शैली कैसा होना चाहिए भाई। तो हमेशा ब्रीफ पैराग्राफ में लिखना है, उत्तर जो है संक्षिप्त पैराग्राफ में लिखना है। अगला जो है भाषागत शैली कैसा होना चाहिए। तो भाषागत शैली जो है वो सरल होना चाहिए। लैंग्वेज कॉम्पिटेंस जो है वो सिंपल होना चाहिए। अगला जो है उत्तर संरचना कैसा होना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उत्तर संरचना से एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपके दृष्टिकोण की समग्रता स्थापित होता है। अभी जैसे साहित्यिक स्रोतों का महत्व है, तो अगर आप व्यवस्थित तरीके से बता रहे हैं कि राजनीतिक महत्व क्या है, सामाजिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, धार्मिक सांस्कृतिक महत्व क्या है, इससे क्या स्पष्ट होता है। अरे इतिहासकार तो उनको चाहिए नहीं भाई ना, उनको तो एक प्रशासक चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासक के रूप में आपका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही व्यवस्थित है। ये लड़का अगर प्रशासन में आएगा, ये लड़का जो है इसी तरीके से प्रशासन में बहुत व्यवस्थित तरीके से कामकाज को करेगा। अगला बच्चों जो है अंतर विषय दृष्टिकोण है, इंटरलिंकिंग है। उत्तर ऐसा ना हो कि बीए टाइप में जो पूछा है बस केवल वही, थोड़ा सा कहीं से, जैसे सम्राट अशोक की महानता है तो आप किसी अन्य से जो है इंटरलिंक करके उसे दिखाइए। थोड़ा सा अंतर विषय दृष्टिकोण से क्या होता है, ये लगता है कि मानसिक रूप से बच्चा जो है वो सक्रिय है, उसकी जो है विश्लेषणात्मक क्षमता जो है वो बहुत ही उत्तम है। अगला मुद्दा है तार्किक विविधता। कोई भी चीज पूछे तो बस 2 पॉइंट, कोई राम कहानी बना के मत लिखिए। कई सारे डाइवर्सिफाइड आर्गुमेंट होने चाहिए, तर्क होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से तार्किक विविधता हो, और तार्किक विविधता में ऐसा ना लगे कि अंधेरे में तीर मार रहे हैं भाई। तो ठोस उदाहरण हो, मतलब हर तर्क के साथ उदाहरण को रखिए। तार्किक विविधता ठोस उदाहरण के साथ हो। अगला क्या है, तो अगला जहां भी आवश्यक हो, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पे प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक मैप बना दीजिए। सम्राट अशोक के अभिलेख हैं, सम्राट अशोक का साम्राज्य बता के चारों दिशाओं के चार अभिलेख को बता दीजिए। ये बच्चों क्या है, ये उत्तर लेखन कला है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर अब हम लोग लिखा जाए। प्रश्न क्या है भाई, तो प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। लिखिए, प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत, प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत अत्यंत समृद्ध हैं, अत्यंत समृद्ध हैं, अत्यंत समृद्ध हैं, जिनका गहराई से विश्लेषण करने पर, जिनका गहराई से विश्लेषण करने पर इतिहास से संबंधित, इतिहास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं, इतिहास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। परंतु अपनी इन महत्ता के बावजूद, परंतु अपनी इन महत्ता के बावजूद साहित्यिक स्रोतों की कुछ निश्चित कमियां भी देखने को मिलता है। परंतु इन महत्व के बावजूद, या इन सारे महत्व के बावजूद साहित्यिक स्रोतों की कुछ निश्चित कमियां भी देखने को मिलता है। हेडिंग दे दीजिए साहित्यिक स्रोतों का महत्व।
हेडिंग दे दीजिए साहित्यिक स्रोतों का महत्व। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए राजनैतिक महत्व। उसके नीचे हेडिंग है राजनैतिक महत्व। लिखिए पहला पॉइंट, वैदिक ग्रंथों से आर्यों के राजनैतिक संरचना तथा वैदिक ग्रंथों से आर्यों के राजनैतिक संरचना तथा जनजातीय स्वरूप पर आर्यों के राजनीतिक संरचना तथा जनजातीय स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। आर्यों के राजनीतिक संरचना तथा जनजातीय स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। जनजातीय स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में मौर्यकालीन राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में बृहद रूप से चर्चा किया गया है। राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में बृहद रूप से चर्चा किया गया है। फुल स्टॉप। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत है। हेडिंग दे दीजिए आर्थिक महत्व। हेडिंग दे दीजिए आर्थिक महत्व। लिखिए वैदिक साहित्य से आर्यों के प्रारंभिक आर्थिक क्रियाकलापों वैदिक साहित्य से आर्यों के प्रारंभिक आर्थिक क्रियाकलापों जैसे गाय का पालन, घोड़ों का प्रयोग, कृषि में हल का प्रयोग के साथ साथ उनके व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियों पर भी प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ये तो अभिलेख हो गया ना, सॉरी। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यापार उद्योग एवं खनन गतिविधियों जैसे आर्थिक क्रियाकलापों पर चर्चा किया गया है। हेडिंग दे दीजिए बच्चों सामाजिक महत्व। देखिए वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम ब्रैकेट में ऋग्वेद का 10वां मंडल वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम ब्रैकेट में ऋग्वेद का 10वां मंडल ब्रैकेट क्लोज में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। परंतु कहीं भी दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट, अगला कीजिए धार्मिक सांस्कृतिक महत्व। लिखिए वैदिक ग्रंथ पूर्णतः धार्मिक सांस्कृतिक महत्व, इस पे लिखिए वैदिक ग्रंथ पूर्णतः धार्मिक विषय वस्तु पर लिखा गया है। फुल स्टॉप। इन ग्रंथों में वैदिक देवी देवताओं यज्ञ के स्वरूप पर सविस्तार चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन सांस्कृतिक दशा के, पहले लिख लीजिए बेटा ना, मैं आप लोग से बातचीत करूंगा। सारा अपना ज्ञान मुझे मत दे दीजिए, मेरा भी ज्ञान ले लीजिए। लिखवाने में कोई मजा नहीं आता है। दवा बेटा, जो डॉक्टर वैद्य जो दवा देता है ना, वो कड़वा होता है, लेकिन मरीज के लिए अच्छा होता है। वो कुछ ऐसा भी होना चाहिए आपके नोट में ना कि आप यूपीएससी आए। अभी पिछले बैच के जो भी स्टूडेंट थे ना, जितना बेटा मेंस का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन क्लास नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, प्रिंटिंग मटेरियल भूल जाइए।
इस बार का जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से जितना क्वेश्चन था सब क्लास नोट से था, डिस्कशन भी किया हूं। थोड़ा सा दवा कड़वा लगता है लेकिन उसे पीना चाहिए, और आप लोग के चिल्लाने से कि दवा कड़वी है बेटा, उससे मैं आईएएस का लेवल नहीं गिराऊंगा, पहले लिखिए, ठीक है। देखिए, कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन सांस्कृतिक दशा के संदर्भ में, गुप्तकालीन सांस्कृतिक दशा के संदर्भ में, जैसे कि गुप्तकालीन भाषा, जैसे कि गुप्तकालीन भाषा, उस समय काल की खान पान की आदतें, उस समय काल की खान पान की आदतें, कौमा, लोगों के पहनावे, लोगों के पहनावे तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर, तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर सविस्तार चर्चा किया गया है, सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर सविस्तार चर्चा किया गया है। अब हेडिंग दे दीजिए, साहित्यिक स्रोतों का आलोचनात्मक महत्व, साहित्यिक स्रोतों का आलोचनात्मक पक्ष, आलोचनात्मक पक्ष लिखिए। देखिए, कोई भी साहित्यिक स्रोत वैदिक काल से पूर्व का, कोई भी साहित्यिक स्रोत वैदिक काल से पूर्व का नहीं मिलता है, कोई भी साहित्यिक स्रोत वैदिक काल से पूर्व का नहीं मिलता है। अतः साहित्यिक स्रोत संपूर्ण मानव इतिहास के, कोई साहित्यिक स्रोत वैदिक काल के पूर्व का नहीं मिलता है। अतः साहित्यिक स्रोत संपूर्ण मानव इतिहास के मात्र 1% हिस्से पर प्रकाश डालता है, संपूर्ण मानव इतिहास के मात्र 1% हिस्से पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत में साहित्य लेखन, प्राचीन भारत में साहित्य लेखन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया है, प्राचीन भारत में साहित्य लेखन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया है, तथा अत्यधिक अनुसंधान के पश्चात, तथा अत्यधिक अनुसंधान के पश्चात मात्र कुछ ऐतिहासिक तथ्य ही मिलते हैं, अत्यधिक ऐतिहासिक अनुसंधान के पश्चात मात्र कुछ ऐतिहासिक तथ्य ही मिलते हैं। लास्ट पॉइंट है, बस बेटा बक्स दिया आप लोगों को, अंतिम पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए, साहित्यिक स्रोत में ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमुख, साहित्यिक स्रोत में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमिक उल्लेख नहीं मिलता है, साहित्यिक स्रोत में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमिक उल्लेख नहीं मिलता है। फुल स्टॉप। प्रथम प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कल्हड़ की राजतरंगिणी को माना जाता है, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कल्हड़ की राजतरंगिणी को माना जाता है। चलिए बेटा, तो हो गया जो है। अब मुझे ये बताइए क्या क्या दिक्कत हो गया। आते ही बस आप लोग को खुश करने के लिए ये कहता कि साहित्यिक स्रोत खत्म हो गया है, छोटा सा जो बचा हुआ है वो डेली क्लास नोट्स में आपको मिल गया होता, आप लोग उससे मिल गया होगा, आप लोग उससे कर लीजिएगा, आप भी खुश, मैं भी खुश। आपको बेटा एबीसीडी कुछ पता तो है नहीं, जितना आईना दिखाया जाएगा उतना ही आप समझेंगे कि इतिहास इसी को कहते हैं। खुश करते करते पता चला कि साल भर के बाद जब मेंस का एग्जाम हुआ, शून्य बटा सन्नाटा हो गए, शून्य बटा सन्नाटा हो गए, तब समझ में आया कि अरे बेवकूफ ही बनाया। 1 घंटा बेटा लगातार चिल्लाया, एक मॉडल आंसर भी लिखवाया, इससे थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ा ना। और एक प्रश्न दे दूंगा आपको, आप अपने से कर लीजिएगा, एक मॉडल आंसर मैं लिखवा दिया, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा। और बहुत धीरे धीरे बेटा नहीं होगा, आप लोग बीए वाले हैं, अभी बीए या तो कर रहे हैं या साल भर से बीए कंप्लीट किए हैं। आईएएस में स्पीड बहुत ही फास्ट, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं आप 20 का 20% नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, लेकिन आप अपने आप को, अब आप कॉलेज वाले स्टूडेंट नहीं हैं, अब आप कहां पे हैं, तो आप अपने लेवल को बढ़ाइए। और आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, आईएएस के फील्ड में एक अलग लेवल का टैलेंट होना चाहिए, तो थोड़ा हाथ को खोलिए, कभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो किए नहीं है, तो वो आदत है धीरे धीरे लिखने की। और कुछ बेटा जो है, कुछ गिला शिकवा हो तो बताइए जो है। चलिए जो है, तो अब हम लोग कहां पे बढ़ते हैं भाई, तो अब हम लोग जो है पुरातात्विक स्रोत की तरफ बढ़ते हैं। कहां पे? पुरातात्विक स्रोत की तरफ। साहित्यिक स्रोत अब पूर्णतः समाप्त हो गया। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले जो है अभिलेख आएंगे। दूसरा कौन आएगा? दूसरा सिक्के आएंगे। तो जो जमीन की खुदाई से बच्चों मिलता है पुरातात्विक स्रोत, उसमें पहला अभिलेख है, दूसरा सिक्के हैं, तीसरा जो है मृदभांड है, चौथा जो है मृदभांड के बाद जो है मुहरे या मनके, उसे कर सकते हैं, मुहरे और मनके कर दिया जाए तो भवन अवशेष मॉन्यूमेंट्स भी इसी में आ जाते हैं। और मुहरे एवं मनके हैं, ये तीन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, अभिलेख, सिक्के और मृदभांड। अभिलेख से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, अभिलेख से बच्चों बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है भारतीय इतिहास से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है?
तो सबसे प्राचीन अभिलेख जो है भारतीय इतिहास से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है भाई? तो एशिया माइनर से मिला हुआ बोगोसगोई अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? बोगोसगोई अभिलेख है। बोगोसगोई अभिलेख कब का है भाई? तो बोगोसगोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। अब भारत के इतिहास से संबंधित जो सबसे पुराना अभिलेख है वो भारत में नहीं मिला है। एशिया माइनर जो है वो सीरिया के पास में है। अभी इजराइल युद्ध लड़ रहा है भाई सीरिया से ना, लेबनान है, सीरिया है, वो कौन है, हिजबुल्ला है, हमास है, कुछ ईरान से भी शुरू हो गया। सीरिया के पास में एशिया माइनर, वहां से बोगोसगोई अभिलेख है। तो भारतीय इतिहास से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो क्या मिलता क्या है उसमें भाई? तो यहां पर 4 वैदिक देवताओं का नाम मिलता है। क्या मिलता है? 4 वैदिक देवता का उल्लेख हुआ है। अब ये जो 4 वैदिक देवता हैं ये कौन है? तो ये इंद्र हैं। और कौन है भाई? तो इंद्र हैं, मित्र हैं, नासत्य हैं और वरुण हैं। इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, ये 4 वैदिक देवता हैं। अगला बच्चों प्रश्न बनता है कि ये तो भारत के बाहर है भाई, सीरिया के पास में है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? तो अगला प्रश्न जो है, भारतवर्ष में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? तो सबसे प्राचीन अभिलेख प्राक मौर्य काल। प्राचीन भारत में आप लोग को प्राक मौर्य काल बताया था। प्राक मौर्य काल में 2 आक्रमण हुए थे, एक ईरानी आक्रमण, दूसरा यूनानी आक्रमण। तो सबसे प्राचीन अभिलेख ईरानी अभिलेख है। ईरानी अभिलेख है। और इस ईरानी अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? दारा के अभिलेख हैं। दारा के बच्चों 3 अभिलेख हैं। दारा के 3 अभिलेख हैं। कौन कौन से हैं? नक्शे रुस्तम है, दूसरा जो है पर्सीपोलिस है, और तीसरा जो है बेहिस्तून है। नक्शे रुस्तम, पर्सीपोलिस और बेहिस्तून अभिलेख है, सबसे प्राचीन अभिलेख है। अगला देखते हैं भाई, भारतवर्ष में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? एक विदेशी शासक का है बच्चों। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में किसी भारतीय का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? अगला प्रश्न क्या है? किसी भारतीय का, भारतीय शासक का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो नाम क्या है? तो नाम जो है, ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कौन सा है भाई? तो ये सहगौरा पे प्रश्न भी पूछा था इसमें, सहगौरा और महास्थान अभिलेख। सहगौरा बच्चों उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का क्षेत्र है। महास्थान जो है ये बंगाल का क्षेत्र है। आपातकाल में खाद्य सुरक्षा का जो है यहां पे उल्लेख मिलता है। खाद्य सुरक्षा बच्चों सामाजिक मुद्दा है। अभिलेखों का महत्व पूछेगा, आप इस अभिलेख का उदाहरण दे दीजिएगा। अभिलेखों का धार्मिक महत्व है, तो वहां पे जो बोगोसगोई अभिलेख, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, उसका उदाहरण दे दीजिएगा। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है, सबसे ज्यादा अभिलेख किसका मिला है भाई? तो सबसे ज्यादा 200 से अधिक अभिलेख सम्राट अशोक के मिले हैं। इसके अलावा किसका है भाई? तो इसके अलावा जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसके अलावा जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। इसके अलावा जो है भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। बहुत सारे अभिलेख हैं प्राचीन भारत में, जगह जगह पे मैंने लिखवाया है। जैसे हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का जो है ऐहोल अभिलेख है। इसके अलावा स्कंदगुप्त का भी एक जूनागढ़ अभिलेख है। चंद्र का मेहरौली अभिलेख है। सब बच्चों प्राचीन भारत में लिखवाया गया है। तो कहने का मतलब क्या है भाई? तो कहने का मतलब यह है कि सम्राट अशोक के 200 से ज्यादा अभिलेख, सम्राट अशोक जब पढ़ रहे थे तो उनके अभिलेख को 3 श्रेणी में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख में बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख। स्तंभलेख में भी बृहद स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख। गुहा लेखों की संख्या कुल 4 है। बिहार के बराबर पहाड़ी पर जो है गया के समीप कुल 4 गुहा लेख हैं। कर्ण चौपड़ है, विश्व झोपड़ी है, लोमस ऋषि है, सुदामा गुफा है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में बच्चों सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील से नहर निकाल के उसका पेयजल और सिंचाई के लिए उल्लेख है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों पर चर्चा किया गया है। उत्तरापथ का विजय अभियान, दक्षिणापथ का विजय अभियान, आठविक राज्यों की विजय, सब याद कीजिए, याद आ रहा होगा, प्राचीन भारत में समुद्रगुप्त के समय पढ़ाया था। आठविक राज्यों की विजय, विदेशी राज्यों की विजय। विदेशी राज्यों में शक थे, मुरुंड थे, कुषाण थे।
फिर प्रत्यंत राज्यों की विजय, प्रत्यंत राज्य जो हिमालयी राज्य थे, समतट हैं, डवाक हैं, कामरूप हैं। एक ऐसा योद्धा बच्चों, मैंने आप लोग से कहा था कि चांद पे भी दाग है परंतु समुद्रगुप्त का राजनैतिक जीवन बेदाग है। बड़े विस्तार से समझाया था बच्चों की समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन नहीं बल्कि नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अगर दैदीप्यमान सूरज की तरह थी तो नेपोलियन उसके सामने एक चराग की तरह भी नहीं था, एक दिए की तरह भी नहीं था। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से उनके राजनीतिक उपलब्धियों पर चर्चा मिलता है। अगला भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य इसी अभिलेख से मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय का बच्चों जो ऐहोल अभिलेख है, रविकीर्ति का जो ऐहोल अभिलेख है, उससे हमें यह पता चलता है कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को इन्होंने पराजित किया था। अब बहुत याद अगर नहीं आ रहा है तो प्राचीन और मध्यकाल वाला नोट्स उठा लीजिए और उठा करके एक बार रिवीजन मार लीजिए। रिवीजन मार लेंगे क्योंकि कला और संस्कृति में बच्चों केवल कला और संस्कृति पढ़ाना है, पूरा प्राचीन मध्यकाल आधुनिक का इतिहास नहीं पढ़ाना है। तो हमेशा ये सब बातें आती रहेंगी कि वहां पे मैंने ऐसे पढ़ाया था, वहां पे ये चीज आप सुने होंगे। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो वो कहानियां आपके आंखों के सामने जो है घूमना शुरू हो जाएंगे। आते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों के बाद क्या आता है? अभिलेखों के बाद जो है सिक्के आते हैं। सिक्के में सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, सिक्के प्रयोग में नहीं थे। सिक्के प्रयोग में नहीं थे तो क्या था भाई? वस्तु विनिमय प्रणाली था। बचपन में जब आइसक्रीम खाने का मन हुआ था तो आइसक्रीम गेहूं के बदले में, लोहा लक्कड़ के बदले में, सरसों के बदले में अगर आपने खरीद के बचपन में खाया होगा, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब एक हाथ से कोई सामान दीजिए, दूसरे हाथ से कोई सामान दीजिए। पैसा रुपया का कोई काम है ही नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। अब क्या होता है भाई? ऋग्वेद वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में भी सिक्के नहीं थे, वहां भी सिक्के नहीं थे, परंतु निष्क क्या था? निष्क महिलाओं के गले का आभूषण था। निष्क जो महिलाओं के गले का आभूषण था, इसका प्रयोग सिक्के के रूप में हो रहा था, सिक्के के रूप में हो रहा था। निष्क के साथ साथ जो है उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में निष्क के साथ साथ जो है सतमान था। सतमान बच्चों ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। सतमान क्या था? ये तांबे की धातु थी, तांबे की धातु थी। ये भी सिक्का नहीं था, सिक्का उत्तर वैदिक काल में भी नहीं था। अब तांबा धातु महंगा होता है, तांबे का बर्तन खरीदने जाएंगे तो पता चलेगा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से सिक्के के रूप में निष्क और सतमान वैदिक काल में प्रयोग हो रहा था। अब बच्चों सर्वप्रथम सिक्का आया कब, बात ये उभर जाता है। तो प्राक मौर्य काल में, प्राक मौर्य काल में सर्वप्रथम, अब इसके पहले सिक्का था ही नहीं, यहां पे तो कंप्लीट नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। यहां पे महिलाओं के गले का आभूषण सिक्के के रूप में प्रयोग हो रहा है, जिसे निष्क कहते थे। सतमान तांबा धातु था, सिक्का तो था ही नहीं भाई। बेटा दिल दिमाग में बातें घुस रही हैं जो बोल रहा हूं? लिंक बेटा हमारा आपका बन रहा है या सब ऊपर से निकल रहा है? ऊपर से निकल रहा है बेटा तो ऑल इज वेल कहिए जो है। अगर प्राचीन और मध्यकाल पढ़े हैं, मतलब दिमाग उस समय काम कर रहा था, तो लिंक बन रहा होगा। अब इतना खोल खोल के बेटा ना नहीं लोग बता पाते हैं। एक एक परत दर परत जो है, सिंधु घाटी में क्या है, वैदिक काल में क्या है, प्राक मौर्य काल में क्या है। चलिए जो है, तो सुबह बेटा मैं कहां से आऊंगा? मैं भी इंसान हूं ना। सुबह सुबह बेटा ठंड का मौसम है, 25 किलोमीटर से मुझे आना होता है। नौकरी कर रहे हैं ना, सुबह सुबह आकर के फिर दिन भर कहां रहेंगे? क्लास का टाइमिंग बहुत सही है, हल्की धूप है, आप भी उसका आनंद लीजिए। तो आइए जो है, तो नहीं बेटा किसी भी टीचर की आलोचना नहीं करना है, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे। आप थोड़ा सा जो है, या चलिए बेटा अगर चीजें कहीं पे कुछ छूट गई हैं तो मैं उसे रिवीजन करा दे रहा हूं ना। तो आइए जो है, कहां से पढ़ा रहे हैं बेटा? इसी पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी पे से ही पढ़ा रहे हैं, अंतरिक्ष में से नहीं पढ़ा रहे हैं। कॉलेज टाइमिंग है तो रिकॉर्डेड देखिए, आपको क्या लगता है कि सारे के सारे आ जाते हैं क्या? और आप बेटा कॉलेज वाले हैं ना, बहुत सारे ऐसे जो सिलेक्शन ले चुके हैं, एसएससी में, रेलवे में, वो क्या है, आर्मी में, असिस्टेंट कमांडेंट में, इंडियन नेवी में। आप बेटा ऐसे मत समझिएगा कि जितने लोग दिख रहे हैं इसका 3 से 4 गुना ज्यादा बैच में स्टूडेंट हैं। ऑनलाइन में केवल 25% स्टूडेंट ही लाइव क्लास में आते हैं। बाकी जो नौकरी पेशा है, ऑफिस गोइंग बच्चे हैं, वो भी अपने अपने ऑफिस में होंगे। जब वो रात में आते हैं तो रात में, शाम को आते हैं, फिर उसके बाद जब रात में खाना पीना खा के खाली होते हैं तो रिकॉर्डेड देखते हैं। तो आइए बच्चों जो है, किसी बुक से बेटा ये भूल जाइए ना, इतिहास विषय से ये मेरा 23वां साल चल रहा है, 22-23 सालों का नाता है।
तो ये किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि कोई किताब गुरुजी पढ़ के आते होंगे और उस किताब से पढ़ाते होंगे। और जो कहानी अच्छे से, मैं ये कहता हूं जो सही में जो एक जुनूनी बच्चा है जो आईएएस के लिए समर्पित है, तो बेटा जितनी कहानी आपको इतने अच्छे से वो किसी किताब में इतने सरल तरीके से आपको नहीं मिलेगा। आप किताब तो छोड़िए, आप रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी क्लास 11th की यानी इंट्रोडक्शन टू इंडियन, आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ के देखिए, पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी बिखरा हुआ है। तो किसी एक किताब से नहीं बेटा, हम लोग कई किताबों का जो रस है उसी को निचोड़ के आपके सामने रखा। चलिए वो सब अलग बातें हैं, आइए बस जो है मेरे जानने का मतलब ये था कि बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं। बहुत अच्छा लगा कि बात आप लोग को समझ में आ रहा है। प्राक मौर्य काल में क्या है भाई, तो प्राक मौर्य काल में जो सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम आहत सिक्कों का प्रयोग हुआ। आहत सिक्कों का प्रयोग हुआ। ये आहत सिक्कों को और क्या कहते हैं, तो आहत सिक्कों को पंच्ड मार्क कॉइंस कहते हैं। धातु को पिघला करके जब धातु जमने लगता था, जमने के दौरान ही उस पर कोई भी निशान पंच मार दिया जाता था, पंच मार दिया जाता था, तो उसे पंच्ड मार्क कॉइंस कहते थे। हिंदी में उसे आहत सिक्के कहते थे। मौर्य काल में भी क्या था भाई, मौर्य काल में भी यही आहत सिक्के प्रचलन में थे। मौर्य काल में भी प्रचलन में था, भी प्रचलन में था। मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, तो चांदी का सिक्का जो था वो पण था, पण या उसे करसापण कहते थे। तो चांदी का सिक्का क्या है, चांदी का सिक्का पण है या उसे करसापण कहते थे। इसके साथ साथ तांबे के सिक्के को क्या कहते थे, तो तांबे के सिक्के को माशक कहते थे, माशक कहते थे। तो सबसे लोकप्रिय चांदी का ही सिक्का था। सोने का कुछ ही नाम मात्र का ही सोने का सिक्का मिलता था जिसे सुवर्ण कहते थे। आइए भाई अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया कि नहीं, जो संस्थान के द्वारा टेलीग्राम बनाया गया है मेरा आईडी, उसे ज्वाइन किया है कि नहीं। टेलीग्राम आईडी बेटा जो है इसे ज्वाइन कर लीजिए, बीच बीच में जो भी चीजें रहेंगी वो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। टेलीग्राम आईडी है @history इन हिंदी बाय अनिल सर। ये बच्चों ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। आप लोग अभी नया नया ही बना है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही बना है, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए @history in हिंदी बाय अनिल सर। इसमें ऐसे कुछ स्लैश स्लैश करके लगा हुआ है, तो आप जुड़ जाइए, वहां पे कुछ चीजें आप लोग को समय समय पर मैं देता रहूंगा। आइए बेटा जो है तब आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे पर आते हैं। अगला मुद्दा क्या है, तो प्राक मौर्य काल हो गया, मौर्य काल हो गया। मौर्योत्तर काल क्या है, तो मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा सिक्कों का प्रयोग हुआ, सबसे ज्यादा सिक्कों का प्रयोग। और कई सारे प्रश्न बच्चों यहां से बनता है। सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के किसने जारी किए, तो तिथि युक्त मतलब सिक्कों पे वर्ष लिखा हुआ था, ये किसने जारी किया, तो इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया। इंडो ग्रीक मींस की इन्हीं को हिंद यवन कहते हैं। इनके सिक्कों पर जैसे आज लिखा है ना, कोई सिक्का निकालिए उस पर 2016 लिखा होगा, 2010 लिखा होगा, तो सिक्कों पर वर्ष अंकित करने की परंपरा किसने शुरू किया, तिथि लिखने की परंपरा इंडो ग्रीक शासकों ने शुरू किया। अगला बच्चों ये प्रश्न कई बार पूछा है, अभी आईएएस में 2 साल पहले भी पूछा है। शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति किसके सिक्कों पर मिलता है, शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति किसके सिक्कों पे मिलता है भाई, तो कुषाण शासक रहते हैं, ये मैंने वहां भी प्राचीन भारत में भी लिखवाया हुआ है, विम कैटफिशेस के सिक्कों पर मिलते हैं। कुषाण शासक जो हैं विम कैटफिशेस के सिक्कों पर मिलते हैं। अगला मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न है, सबसे भारतीय इतिहास का या प्राचीन भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्का किसका मिलता है, सबसे शुद्ध जो स्वर्ण सिक्का है वो कुषाण वंश के शासकों का मिलता है, कुषाण वंश के शासकों का मिलता है, कुषाण वंश के शासकों का मिलता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि शीशे के सिक्के किसके मिलते हैं, शीशे के सिक्के किसके मिलते हैं, तो सातवाहन शासकों के मिलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों पूछता है कि रोमन सिक्के कहां से मिले हैं, रोमन सिक्के जो हैं वो अरिकामेडू से मिले हैं, दक्षिण भारत में अरिकामेडू से मिला है। अगला बच्चों प्रश्न पूछा गया, जितना प्रश्न बना हुआ बेटा सब दिमाग में फिट है, ठीक है ना, बस उसको बोलता जा रहा हूं, तन्मयता से उसे 1 बाय 1 करके सुनते जाइए। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है अगला जो है गुप्त काल जो है, गुप्त काल में जो है सिक्कों में मिश्रण होने लगा था, मिश्रण होने मतलब शुद्धता उसकी खत्म होने लगी थी, और उसमें जैसे 24 कैरेट का सोना है, 22 कैरेट का सोना है, 20 कैरेट का, तो सबसे भारी स्वर्ण सिक्का इन्हीं का था। गुप्तों का जो है सबसे भारी स्वर्ण सिक्का था
परंतु उसमें क्या था, उसमें जो है मिश्रण देखने को मिलता है, मतलब मिलावट देखने को मिलता है। गुप्तोत्तर काल से क्या होगा, गुप्तोत्तर काल से सामंतवाद अपने चरमोत्कर्ष पर होगा, सामंतवाद जो है वो चरमोत्कर्ष पर होगा। और सामंतवाद के चरमोत्कर्ष पे होने के साथ ही क्या होगा, अब सिक्कों के प्रचलन में गिरावट आएगा। गुप्तोत्तर काल से सिक्कों के प्रचलन में गिरावट आएगा। सिक्कों के प्रचलन में बच्चों गिरावट होने से क्या होगा, नगरीकरण का पतन होगा, नगरीकरण का पतन होगा। व्यापार वाणिज्य में गिरावट होगा, व्यापार वाणिज्य में गिरावट होगा। और गुप्तोत्तर काल से क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है इसका प्रचलन बढ़ जाएगा। तो बच्चों जो कहा जाता है ना कि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन उसमें पतन कब से आना शुरू हुआ, गुप्तोत्तर काल से आना शुरू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब मध्यकालीन सिक्के देखते हैं। कौन से सिक्के देखते हैं, मध्यकालीन सिक्के देखते हैं। तो मध्यकाल में कौन आएंगे, मध्यकाल में इल्तुतमिश का नाम सुने हैं, इल्तुतमिश का बच्चों जरूर नाम सुने होंगे। इल्तुतमिश जो है वो सल्तनत कालीन शासक हैं। सल्तनत कालीन शासक इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने 2 चांदी के सिक्के चलाए, ये आपको याद होगा। कोई बताएगा मुझे इल्तुतमिश ने कौन से 2 चांदी के सिक्के चलाए थे, फटाफट बताइए बेटा, जिसका नाम देखूंगा बहुत शाबाशी दूंगा। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए भाई, चांदी का जो है टंका था और तांबे का जो है जीतल था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल है। तो चांदी का टंका और तांबे का जो जीतल है ये क्या है, इससे जो है अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण होना शुरू हुआ। इल्तुतमिश हु इश्यूड द 2 coins which was the silver coins टंका and the copper coins जीतल, it led to the monetization of economy। अब इससे बच्चों क्या होता है, इससे तृतीय नगरीकरण को बढ़ावा मिल जाता है, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिल जाता है। इल्तुतमिश के पश्चात जो है कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने, इनके काल के सोने के सिक्के को क्या कहते थे, स्वर्ण सिक्के, दीनार कहलाता था, स्वर्ण सिक्का दीनार कहलाता था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इन्होंने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन है भाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक हैं। फिरोज शाह तुगलक ने, मध्यकाल में ये सब लिखवाया हूं बेटा, फिरोज शाह तुगलक ने ये भी लिखवाया था इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक ने अर्धा और बिख का प्रचलन लिया, फिरोज शाह तुगलक ने अर्धा एवं बिख का प्रचलन किया। इसके बाद बहलोल लोदी रहते हैं। बहलोल लोदी ने कौन से सिक्के चलाए, बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलाए, बहलोली सिक्के चलाए थे। फिर कौन है भाई, तो इसके बाद बच्चों शेरशाह सूरी का नाम सुने होंगे। शेरशाह सूरी ने जो है आज का जो वो है रुपया है, रुपया का, चांदी का रुपया उस जमाने में 180 ग्राम का होता था। फिर मुगलों के समय में कई सारे सिक्के रहते हैं, मुगलों के समय में कई सारे सिक्के रहते हैं। संसब सिक्का है, निशार है, शाहरुख है, ये सब जो हैं मुगलों के स्वर्ण सिक्के होते हैं। अंग्रेज आते हैं बच्चों तो योर हाइनेस महारानी विक्टोरिया रहती हैं, महारानी विक्टोरिया के नाम पे वही चांदी का जो शेरशाह सूरी का सिक्का है, उसी वजन का 180 ग्राम का विक्टोरिया सिक्का चलाया, कहानी खत्म हो गया। यहां तक के मुद्दे पर बच्चों अगर कोई भी डाउट है तो फटाफट बताइए, यहां तक के मुद्दे पर बच्चों कोई भी डाउट है तो फटाफट बताइए। नहीं बेटा मजा के चक्कर में पड़ेंगे ना तो फिर, यहां तक का सारे पॉइंट्स बच्चों क्लियर हैं, तो आइए नोट्स पे आ लिया जाए। अमीरी गरीबी नहीं था बेटा ना, अमीरी गरीबी का मतलब क्या, वो तो राजा या वो वंश जो है वो सिक्का चला देता था। जो अमीर है उसके पास सोने के सिक्के होते थे, जो गरीब थे उसके पास तो चांदी का भी नहीं था, वो तांबे का सिक्का। अमीरी गरीबी कुछ ऐसा नहीं था। क्रिस्टल क्लियर है, शाबाश बेटा शाबाश जो है। तो आइए जो है हेडिंग दे दीजिए, पूरा भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, हेडिंग दे दीजिए भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए या उसमें लिखिए पुरातात्विक स्रोतों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है, डैश देकर के अभिलेख, मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है, डैश देकर के अभिलेख, सिक्के, अभिलेख सिक्के,
मृदभांड, मृदभांड, भवन अवशेष, भवन अवशेष, अभिलेख सिक्के मृदभांड और भवन अवशेष। हेडिंग दे दीजिए अभिलेख, अभिलेख। क्योंकि भारतीय अभिलेखों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। भारतीय अभिलेखों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। डैश देकर लाइन चेंज, मौर्य काल से पूर्व के अभिलेख, मौर्य काल से पूर्व के अभिलेख, लाइन चेंज, मौर्यकालीन अभिलेख, मौर्य काल से पूर्व के अभिलेख, लाइन चेंज, मौर्यकालीन अभिलेख। नेक्स्ट, मौर्य काल के पश्चात के अभिलेख, मौर्य काल के पश्चात के अभिलेख। लिखिए, इसलिए लिखवा रहा हूं बेटा ने, कुछ महान आत्माएं आप लोगों में हैं, उनको फ्लो चार्ट में नहीं समझ में आता है। एक आध बार मैंने प्रयास किया था कि नोट्स नहीं बनवाऊं, और नोट्स नहीं बनाऊंगा बेटा तो बैच भी थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन इतना ज्यादा कुछ महान आत्माओं के द्वारा विरोध हुआ, बात ये समझ में आई कि थोड़ा कम पढ़ाइए, लेकिन नोट्स उनके पास होना चाहिए। तो कम तो नहीं पढ़ाता हूं बेटा, 1-2 क्लास एक्स्ट्रा, दूसरे की अपेक्षा 1-2 क्लास एक्स्ट्रा ले लेता हूं। लिखिए, लिखिए, मौर्यकालीन अभिलेख में, मौर्य काल से पूर्व के अभिलेख का हेडिंग दे दीजिए, उसमें लिखिए मौर्य काल से पूर्व के अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख, मौर्य काल से पूर्व के अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख बोगोसगोई अभिलेख है। सबसे प्राचीन अभिलेख बोगोसगोई अभिलेख है। ब्रैकेट में एशिया माइनर डैश सीरिया के समीप, एशिया माइनर डैश सीरिया के समीप, सीरिया के समीप 1400 ईसा पूर्व का, 1400 ईसा पूर्व का, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। सबसे प्राचीन अभिलेख बोगोसगोई अभिलेख है, फुल स्टॉप। इस अभिलेख में, इस अभिलेख में, इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं, 4 वैदिक देवताओं, इंद्र, मित्र, यहां पे सब लिखा है, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का उल्लेख मिलता है। एनसीईआरटी जितना नहीं बेटा, एनसीईआरटी 70% आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बैच में अभिलेखों का महत्व क्या है, साहित्य का महत्व क्या है, ये सब चर्चा नहीं हुआ है। और दूसरी चीज है कि एनसीईआरटी बैच में आप बहुत तेजी से इस चीज को पढ़ते हैं, मतलब कि 1.5 घंटे की क्लास में आपको चीजें बताई जाती हैं। यहां पे थोड़ा डीप में जाकर के चीजों को बताया जा रहा है। तो 2 घंटे की क्लास में भी आप लोग, एनसीईआरटी बैच में मैंने आप लोग से कहा भी था कि इस बार के अगर एनसीईआरटी बैच का जो भी बच्चा कमेंट किया है, इस बार वाले में एनसीईआरटी बैच से ज्यादा ही मैं आप लोग को कहानी की तरफ समझा रहा था। स्टोरी टेलिंग आप लोगों ने काफी ज्यादा कहा कि सर बहुत मजा आ रहा है, तो उस कहानी, वो एनसीईआरटी में कहानियां नहीं दिया हुआ है, और इतिहास तभी मन में बसता है जब कहानी की तरफ से सुनेंगे, तो इसलिए वो लगभग लगभग आपको सेम ही लग रहा होगा। तो एनसीईआरटी बैच में एनसीईआरटी से ऊपर जाके 10वीं बार मैंने बोला कि उससे ऊपर जाकर के मैंने वो किया है। क्या बोल रहा था बच्चों? इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट लिखिए, मौर्यकाल या प्राक मौर्यकालीन, प्राक मौर्यकालीन ईरानी शासक दारा प्रथम के, ईरानी शासक दारा प्रथम के 3 अभिलेख मिलते हैं। क्या एनसीईआरटी वाले भी बच्चे इसमें हैं क्या? इस वाले में एनसीईआरटी बैच के भी बच्चे इसमें हैं क्या? मतलब इस बैच का एक्सेस आप लोग को मिला है क्या? मौर्य, प्राक मौर्य काल के शासक, ईरानी शासक दारा प्रथम के 3 अभिलेख मिले हैं, जो कि निम्नलिखित हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। डैश देकर लाइन चेंज, बेहिस्तून अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख और पर्सीपोलिस अभिलेख, और पर्सीपोलिस अभिलेख। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए मौर्यकालीन अभिलेख, मौर्यकालीन अभिलेख। लिखिए, इस काल के अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत भारतीय शासकों के अभिलेख मिलने शुरू हो जाते हैं। इस काल के अंतर्गत भारतीय शासकों के अभिलेख मिलने शुरू हो जाते हैं। लिखिए, मौर्यकालीन सब भारतीय शासकों के अभिलेख मिलने शुरू हो जाते हैं, फुल स्टॉप। लिखिए, मौर्यकालीन सबसे, मौर्यकालीन सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख महास्थान, सबसे प्राचीन अभिलेख महास्थान, ब्रैकेट में बंगाल, महास्थान ब्रैकेट में बंगाल, तथा सहगौरा, तथा सहगौरा ब्रैकेट में गोरखपुर, महास्थान तथा सहगौरा ब्रैकेट में गोरखपुर से मिलता है, से मिलता है, फुल स्टॉप। ऐसा अनुमान किया जाता है कि, ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का है, जिसकी विषय वस्तु खाद्य सुरक्षा है। चंद्रगुप्त मौर्य का है जिसकी विषय वस्तु खाद्य सुरक्षा है, जिसकी विषय वस्तु खाद्य सुरक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, लिखिए, मौर्य काल के पश्चात के अभिलेख, मौर्य काल के पश्चात के अभिलेख।
लिखिए मौर्य काल के पश्चात के अभिलेखों को मौर्योत्तरकालीन कॉमा गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख में विभाजित किया जाता है। गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए मौर्योत्तरकालीन, या लिखिए वैसे ही लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कॉमा खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख तथा सातवाहन कालीन नासिक अभिलेख। खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख तथा सातवाहन कालीन नासिक अभिलेख मौर्योत्तरकालीन प्रमुख अभिलेख हैं। नासिक अभिलेख मौर्योत्तरकालीन प्रमुख अभिलेख हैं। नेक्स्ट रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ब्रैकेट में 150 ईस्वी भारतीय इतिहास का प्रथम संस्कृत में लिखा गया अभिलेख। भारतीय इतिहास का प्रथम संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, प्रथम संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से यह पता चलता है कि खारवेल जैन धर्मानुयायी था। नेक्स्ट सातवाहन अभिलेखों से उनके मातृसत्तात्मक समाज पर प्रकाश पड़ता है। सातवाहन अभिलेखों से उनके मातृसत्तात्मक समाज पर प्रकाश पड़ता है। सातवाहन अभिलेखों से उनके मातृसत्तात्मक समाज पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट मातृसत्तात्मक समाज पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट गुप्तकालीन अभिलेखों में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कॉमा चंद्र का मेहरौली अभिलेख। गुप्तकालीन अभिलेखों में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कॉमा चंद्र का मेहरौली अभिलेख तथा भानुगुप्त का एरण अभिलेख प्रमुख है। फुल स्टॉप। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की राजनैतिक उपलब्धियां कॉमा चंद्र के मेहरौली अभिलेख में प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की राजनैतिक उपलब्धियां कॉमा चंद्र के मेहरौली अभिलेख में गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीकी की दक्षता कॉमा भानुगुप्त का एरण अभिलेख सती प्रथा से संबंधित प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट गुप्तोत्तरकालीन अभिलेखों में हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख तथा मधुबन अभिलेख और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख प्रमुख है। एक बच्चों प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, यहीं पे क्लास को समाप्त किया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन ये आप लोग के लिए होमवर्क है। लिखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन करें। 250 शब्द। ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन करें 250 शब्द। चलिए भाई, तो आज हम लोगों ने क्या किया, जो भी पिछले क्लास का नोट्स रिमेनिंग था उसे कंप्लीट किया। फिर पुरातात्विक स्रोतों पे हम लोग आए। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों पे चर्चा किया गया, अभिलेखों का नोट्स भी बनाया गया। एक डेली मेंस प्रैक्टिस के तहत एक क्वेश्चन भी आप लोग को, चूंकि साहित्य का मैं बता दिया हूं बेटा, तो आप उससे सहायता लेकर के अभिलेखों का महत्व लिख सकते हैं। और प्रयास कीजिएगा, 1 घंटे के आसपास में प्रयास कीजिएगा, जरूर आप लिख पाएंगे। फिर उसके बाद सिक्कों का जिक्र हम लोगों ने किया। कल हम लोग मिलेंगे तो भारतीय स्थापत्य कला एक नया यूनिट है। लगभग आधे पौन घंटे में हम लोग, आधा घंटा भी नहीं लगेगा,
हम लोग जो सिक्का है और छोटा सा पहलू जो पूरा तत्व का है उसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक नई यूनिट भारतीय स्थापत्य कला की शुरुआत किया जाएगा। तो चलिए आज का साथ यहीं तक, मिलते हैं कल पुनः इसी समय इसी मंच पर। टिल देन